क्या है वेब पेजेस? वेबसाइट्स क्या है? वेबसाइट्स क्या है? छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। और मेरा थोड़ा सा गले में दर्द है, इसलिए आवाज थोड़ी धीमी हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, मतलब वेबसाइट बनाना है ना। अब वेबसाइट बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है आपको? क्योंकि आपको अगर कोई आपको इंटरनेट पे अगर एक्सेस चाहिए, अपना डेटा को इंटरनेट पे आपको करना है, अपलोड करना है, तो आप वेबसाइट्स के ही फॉर्म में कर सकते हो, है ना। वेबसाइट्स बना के ही आप डेटा को अपलोड कर पाते हो। अगर आप कुछ भी गूगल पे सर्च करते हो, तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है ना, है तो वेबसाइट ही। लेकिन क्या है, जब भी आप उस पर सर्च करते हो, जो भी रिजल्ट आते हैं वो सब किसी ना किसी वेबसाइट से ही बिलोंग करते हैं। ऐसे रैंडम आप डेटा नहीं डाल सकते हो इंटरनेट पे, है ना। जब भी वो डेटा आप पढ़ते हो, उसमें जैसे ही क्लिक करते हो, तो किसी वेबसाइट पे ही जाके उसकी डिटेल्स मिलती है हमको, है ना। तो ये काम होता है कि वेबसाइट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, इंटरनेट पे अगर आपको किसी भी डेटा को अवेलेबल करवाना है या होस्ट करवाना है, तो वेबसाइट चाहिए। और वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है ना, इसलिए वेब पेजेस की रिक्वायरमेंट हो गई। एक एक वेब पेजेस बनाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो वेबसाइट बन जाती है ना। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो होम पेज होता है, अबाउट अस होता है, कॉन्टेक्ट होता है, ये सब अलग अलग पेजेस बने, इंटीग्रेट किए और एक वेबसाइट बना दी, है ना। ऐसा नहीं कि एक जगह होम पेज बनाया, वो एक वेबसाइट में, दूसरी वेबसाइट में अबाउट अस, ऐसे नहीं, सबको एक साथ बनाया, एक वेबसाइट में सबको इंटीग्रेट करके रखा हुआ है ना। ऐसा होता है। सर्वर तो ठीक है, आप जब भी कुछ चीजें सर्च करते हो तो डेटा कहाँ पे रहता है? आपकी मशीन पे थोड़ी रहता है। जब आप मतलब जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, तभी आप सर्वर का डेटा देख पाते हो। तो सर्वर क्या है? बड़ी मशीन है जिनमें डेटा पूरा स्टोर रहता है। आप बस, जब हम ऑनलाइन होते हैं तो हम क्या करते हैं? डेटा को, हम क्लाइंट बन जाते हैं और डेटा होता है सर्वर पे, है ना। तो सर्वर से डेटा हमारी मशीन पे हमको दिखता है, जब तक हम इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं। जब नहीं होते तो क्या होता है? डेटा वैनिश हो जाता है, क्योंकि डेटा हमारी मशीन पे नहीं है, डेटा कहाँ पे होता है? सर्वर पे होता है। ठीक है। और सर्च इंजन तो आपको पता ही है, याहू, और कौन से होते हैं? गूगल। ठीक है, ब्राउजर्स क्या होते हैं? नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए आपको ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होती है ना। कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं आप लोग? हेलो प्रसादनी। हाय आकाश। हेलो मानसी। यस मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया मैम, बढ़िया। आप? बस सब भी बढ़िया। एक छोटा सा रिवाइज कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इज दैट फाइन एवरीबॉडी? ओके। अब अगर बात करते हैं कि वेब पेजेस बनाना है, तो वेब पेजेस कैसे बनाने वाले हैं आप, है ना। क्या टेक्नोलॉजी उसके लिए रिक्वायरमेंट है ना। तो सबसे पहले तो क्या चाहिए? HTML चाहिए, CSS चाहिए और जावास्क्रिप्ट चाहिए। HTML का यूज क्या होता है? ऑनलाइन में कोई बताएगा? मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन में सबको? यस मैम, यस। हाँ, तो बताइए HTML का क्या यूज है? वेबसाइट। ओके। आपको वेबसाइट का एक लेआउट आप HTML से डिजाइन कर सकते हैं, है ना। आप बता सकते हैं आपको कहाँ पैराग्राफ बनाना है, कहाँ कोई ब्लॉग बनाना है, कहाँ पे इमेज लगानी है ना, कहाँ पे फॉर्म बनाना है। ये सब चीजें आप HTML के थ्रू कर सकते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, है ना।
ये वैसा ही है जैसे अगर आप घर बनाते हैं तो आप क्या है कि सब दीवारें खड़ी कर सकते हैं, सब ये सब HTML से कर सकते हैं। लेकिन इंटीरियर का काम है कि आपको कैसा वॉल पे पेंट चाहिए है, कैसे आपको लाइट्स लगानी है, कैसे स्विच बोर्ड्स लगाने हैं, कैसे डोर बनाने हैं, ये सारी चीजें जो स्टाइलिंग की पर्पज से है वो सब करने के लिए आपको CSS की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं HTML से बनाऊं तो एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बन जाएगी, है ना। तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म तो अब देखेंगे नहीं हम लोग, है ना, कलर का जमाना है। तो हमारा काम क्या है, फिर CSS का रोल आता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। अगर मैं आपको कोई शॉप से कुछ खरीदने बोलूं तो भी आप देखते हैं कि शॉप कैसी है तभी एंटर करते हैं, राइट। तो इसीलिए लुकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप चीजों को कैसे डिजाइन फॉर्म कैसे करना है वो सब आप CSS की हेल्प से करते हैं, है ना। तो HTML से सिर्फ एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसको डिजाइन करना, कैसे कलर होंगे, कैसे फॉन्ट होगा, कैसा बटन्स को कैसा शेप देना, ये सब कुछ काम आप CSS के थ्रू करते हैं। उसके बाद बात आती है जावा स्क्रिप्ट की। तो जावा स्क्रिप्ट का बेसिकली कंसेप्ट कैसे होता है, पहले क्या होता था, अगर जावा स्क्रिप्ट यूज नहीं होती तो हम क्या करते हैं कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है फिर, है ना। जो भी आप लिखते हैं, आपको जो फॉर्म दिखता है उसमें जो भी आप डेटा फिल करते हैं, तो आप सिर्फ HTML CSS की मदद से आपको सिर्फ फॉर्म दिखता है, आप जो डेटा फिल करते हैं वो तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सर्वर तक ले जाती है डेटा को, है ना। तो जब क्या होता है कि अगर जावा स्क्रिप्ट यूज नहीं करते तो क्या होता है, सपोज अगर मैंने कोई फॉर्म भरा, उसमें वो जाएगा और फिर क्या होता है, वैलिडेशन होते हैं। अगर आप कभी पासवर्ड वगैरह बनाते हो, किसी चीज में लॉग इन करते हो, तो कितनी बार आता है रॉन्ग पासवर्ड, वीक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डालो, स्पेशल कैरेक्टर डालो, ये सब चीजें आती रहती है ना। तो अब अगर मैं जावा स्क्रिप्ट यूज नहीं करूँ ना, तो ये सारे चेक पॉइंट्स मुझे कहाँ पे, सर्वर साइड पे लगाने पड़ेंगे। अब क्या होगा, जितनी बार मैं सबमिट करूंगी डेटा जाएगा सर्वर पे, जाएगा सर्वर से चेक होगा, फिर अगर कुछ मिस्टेक है तो वापस आपको आएगा कि पॉपअप आएगा कि नहीं चेंज करो, फिर आप चेंज करेंगे, फिर सर्वर पे जाएगा, फिर चेक होगा। तो ये प्रोसेस क्या होती थी, बार बार लेंदी होती थी, बार बार आप डायरेक्ट सर्वर से इंटरेक्ट करते थे, है ना। तो उस चीज को रिड्यूस, उससे क्या होता है कि आपका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है ना, हैवी हो जाती है चलने के लिए। बार बार 50 लोग अगर डाल रहे हैं तो 50 बार बार जाके डिस्कशन हो रहा है, वहां पे सर्वर पे जाके इंटरेक्ट हो रहा है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि अब हम क्या करेंगे, क्लाइंट साइड पे ही बेसिक कोडिंग करके रखेंगे, जब डेटा करेक्ट है तभी डेटा सर्वर पे जाएगा। तो ये सब काम करने के लिए जावा स्क्रिप्ट से क्या हुआ है, आपकी वेबसाइट मोर रिस्पॉन्सिव हो गई। आप चीजें यही के फास्ट हो गया, अब बार बार सर्वर पे जाने के लिए क्लाइंट साइड से ही रिस्पॉन्स मिल रहा है, जब चीजें सही होंगी तभी सर्वर पे जाएंगी। इन सब चीजों के लिए हमें क्या, जावा स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, टैग्स वगैरह देखें, यूज किए कभी? ओके, कुछ टैग्स होते हैं कंटेनर टैग्स, दैट मीन्स उनका ओपन और क्लोज दोनों होता है, आप उनके बीच में जो भी डेटा लिखते हैं वो डिस्प्ले होकर पेज पे दिखता है आपको। और कुछ होते हैं नॉन कंटेनर या एम्प्टी टैग्स बोलते हैं, जिनमें एक ही होता है, या तो ओपनिंग या तो क्लोजिंग, है ना। जैसे कि ब्रेक, अगर लाइन को ब्रेक करना है तो एक हॉरिजॉन्टल रूल होता है HR, है ना। ये सब होते हैं, क्यों, क्योंकि आपको सिंगल टैग रहता है, सिर्फ इसके ओपन और क्लोज नहीं होते, एक ही होता है, या तो ओपनिंग या तो क्लोजिंग। अच्छा, आपने कभी अभी HTML का कोई डॉक्यूमेंटेशन का कोई पेज कोई डिजाइन किया है कभी? किया है। तो ये बता सकते हैं कि ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? ओके फाइन, है ना। आप HTML का ओपन और क्लोज तो बनाते ही हो, वो तो सिंगल वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये वाला है ना, ये तो आपके कंटेनर का पूरा काम करता है। जब आप लिखते हैं डॉक टाइप HTML, दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है कि आप HTML5 यूज कर रहे हैं, है ना। HTML5 का रिप्रेजेंटेशन है ये। ठीक है, अब एक HTML का आप डिक्लेरेशन करते हैं HTML5 का, उसके बाद HTML ओपन और क्लोज बनाते हैं, वो आपका पूरा कंटेनर, उसके अंदर आपका पूरा पेज डिजाइन होने वाला। उसमें दो सेक्शन होते हैं, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन का क्या टास्क होता है? हेड सेक्शन बेसिकली क्या करता है, आपके सारे कंटेंट की इंफॉर्मेशन रखता है ना। आप हेड सेक्शन में जो भी चीजें लिखते हैं वो पेज पे शो नहीं होती, वो सब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे कि अगर मैंने हेड सेक्शन है, तो जैसे मुझे अगर कोई हेडिंग लिखना है तो मैं बॉडी सेक्शन में बनाऊंगी हेडिंग, है ना। और हेडिंग को कैसी स्टाइलिंग वगैरह देना है वो मैं हेड सेक्शन में डिक्लेयर करूंगी, फिर आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब एक टाइटल वाला टैग होता है, वो जरूर आप दे सकते हैं हेड सेक्शन में, लेकिन उसमें क्या होता है, टाइटल आपके पेज पे नहीं होता, टैब का जो बार होता है ना वहां पे दिखता है आपको।
कमेंट्स का रोल क्या होता है पता है आपको? इंफॉर्मेशन देने के लिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक हम ही प्रोग्रामर नहीं है, और भी प्रोग्रामर्स हैं, है ना? तो कोई और अगर हमारी चीजों को मतलब हमारे प्रोग्राम को यूज करता है तो डॉक्यूमेंटेशन पर्पज से आप कमेंट करते हैं। आपको कैसे बताया मैंने कमेंट करने के लिए? कुछ बताया क्या शॉर्टकट? कंट्रोल और डेफिनेटली, है ना? कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाइए तो आपका जितना भी कंटेंट आप सिलेक्ट करेंगे सारा आपका क्या होगा? कमेंट हो जाएगा, और वैसे ही वापस दबाएंगे तो अनकमेंट हो जाएगा। हेडिंग देना है तो आपके पास ये 6 टैग्स हैं, है ना? H1, H2, H3, H4। सबसे बड़ा हेडिंग काय पे आता है? H1 पे। अच्छा, ओके। लाइन ब्रेक के लिए BR टैग होता है। लाइन ब्रेक समझते हैं क्या? है ना? अगर पैराग्राफ वगैरह लिखा है, कहीं से लाइन ब्रेक करना है, अगर पैराग्राफ के अंदर आप जितनी लाइन लिखोगे वो 1 लाइन में ही देता रहता है, तो अगर आपको लाइन ब्रेक करना है तो आप BR टैग का यूज करते हो। हॉरिजॉन्टल रूल का क्या यूज है? अगर कुछ सेपरेशन करना है, एक लाइन आ जाती है अगर आपने HR दिया है टैग तो। ठीक है, इमेज टैग यूज किया आप लोगों ने? क्या करते हैं इमेज टैग में? अच्छा, तो बन जाएगा, सबको करते इमेज टैग बनाते बनेगा ना, यूज करते। ठीक है, इमेज टैग में SRC का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन में किसी को कुछ पता है? सोर्स। सोर्स, ओके फाइन। तो ये IMG तो टैग है, और टैग के साथ जो भी चीजें लिखी रहती है ना, जैसे SRC लिखा है, ALT लिखा है, विड्थ लिखा है, हाइट लिखा है, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, है ना? ये एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है वो टैग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, है ना? किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अगर मैं इमेज लगा रही हूँ तो ऑब्वियसली अगर इमेज लगा रही हूँ तो मुझे सोर्स में बताना पड़ेगा कौन सी इमेज लगा रही हूँ, है ना? तो वो दिया है। ऑल्ट का क्या मतलब है यहाँ पे? अल्टरनेटिव टेक्स्ट, है ना? अगर हमारा किसी वजह से इमेज शो नहीं होता तो ये मैसेज प्रिंट होके दिखता रहेगा आपको। ठीक है, विड्थ और हाइट तो पता ही है आपको, है ना? फिर एंकर टैग पता है आपको क्या होता है? ठीक है ना? आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, अगर आप इवन आप ये जो पेजेस वगैरह बटन्स भी रहती है उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो वो किसी और पेज पे रीडायरेक्ट हो जाती है ना? वही उसी तरह का काम हमको करना है इससे, एंकर टैग से। तो एंकर टैग में एट्रीब्यूट क्या होता है? एंकर टैग में एक आपका रहता है HREF, हाइपर रेफरेंस। इसका मतलब क्या है? इसमें आपको उस पेज का एड्रेस डालना है या उस वेबसाइट का एड्रेस डालना है जहां पे आप रिडायरेक्ट होना चाहते हैं, है ना? और दोनों टैग के बीच में आपको वो लिखना है जिसपे आप क्लिक करने से पेज पे रिडायरेक्ट होंगे, है ना? तो ये सब चीजें आपको घर पे जाके करके देखना है एक बार, है ना? जिन्होंने करके देख ली उनका तो ठीक है। अब यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट आप डाल सकते हैं, टारगेट। तो टारगेट में 2 वैल्यूज एक्सपेक्टेड हो सकती हैं। एक सेल्फ, तो सेल्फ तो डिफॉल्ट ही होती है, नहीं डाला तो भी चलेगा। दूसरी होती है ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे इसके बाद सेट किया टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, तो दैट मीन्स क्या होता है कि अब जब भी मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगी वो एक दूसरे टैब में ओपन होगा, है ना? एक दूसरे विंडो पे ओपन हो जाएगा। तो ये इनके रोल्स रहते हैं।
अच्छा ओके, आपने एंकर टैग तक काम कर लिया था हम लोगों ने, है ना? एंकर टैग, सिंपल एंकर टैग देखा था आपने। अब आप लोग कुछ ऐसा डिजाइन कर सकते हैं कि इमेज के क्लिक पे पेज रिडायरेक्ट होना चाहिए। कर सकते हैं? इमेज पे क्लिक करूं, मैं इमेज पे क्लिक करूं तो मेरा पेज रिडायरेक्ट होना चाहिए किसी और पेज पे। जैसे कि अगर आपने मेरा ये देखा हुआ तो मैंने लिखा है दिस इज द लिंक, तो ये तो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। जब भी मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो मैं google.com पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगी, है ना? तो आप भी ऐसा कुछ बनाओ। अभी बजाय 4:16, 4 मिनट का समय देती हूँ, 4:20 तक, है ना? तो ऐसा कुछ बनाइए कि इमेज आनी चाहिए और इमेज पे जब क्लिक करूं तो google.com पे जाऊं। ठीक, समझ में आया? ट्राई करोगे? ऑनलाइन पे सब लोगों को समझ में आया? यस मैम, यस। ठीक है, ट्राई करेंगे सब लोग। ओके। आज काफी सारे लोग नहीं दिख रहे ना, वो 2-3 बॉयज भी आते हैं, 3-4 ना हो यहाँ पे। हाँ हाँ, ओके। दिक्कत आ रही है? ऑनलाइन में हुआ किसी का? इमेज नहीं शो हो रही, डाला है कुछ बात?
मुझे तो बहुत ज्यादा ब्राइट की आदत है। इमेज नहीं डिस्प्ले, ओके इमेज तो नहीं डिस्प्ले हो रहा, देखिए बस हो चुका ना। यस मैम, हो गया। हो गया, ग्रेट। एक इमेज बनाया तुमने यहाँ पे, पाउडर जो कुछ है। बाकी लोगों का भी हो गया। नहीं, तुम एक एंकर टैग का क्लोज बनाओ ना वहाँ पे, कॉम के पास, वो हटा दिया। ING। अभी तो ये ठीक है, सेव किया इसको। हमें कोड आ रहेगा। ये बाहर है ना, और ये टेस्ट के अंदर बना है फोल्डर तुम्हारा इमेज वाला। ये लैंडस्केप का देखिए, ये हाँ तो बाहर है। टेस्ट, हाँ या तो फिर यहाँ पे टेस्ट लिख दो, उसके पहले हैशटैग लगा के। हितेश, हो गया? देखूं मैं? वेरी गुड। बढ़िया। और चलिए, ऑनलाइन में किसी का हुआ? प्रसादनी, मानसी? यस मैम। आकाश का हुआ है, बस बाकी लोगों का? मानसी और प्रसादनी को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हुआ क्या मानसी फिर? कुछ दिक्कत आ रही है? यस मैम हुआ। ठीक है, एक एक करके Yes, अपनी ma'am. स्क्रीन दिखाएंगे। प्रसादनी, पहले आप दिखाइए। ओके, नहीं हो पा रहा है क्या प्रसादनी, मतलब स्क्रीन शेयरिंग? मैम हुआ ये। अच्छा, पर मुझे नहीं, स्क्रीन में नहीं दिख रहा, अभी शेयर नहीं हो रही। ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। आप लोग बताइए कि ऐसा ही किया है क्या। पहले तो मेरे पेज पे चलते हैं कि पेज कैसा डिस्प्ले हो रहा है। ये तो मेरा पेज डिस्प्ले हो रहा है, इस पे ये मेरी इमेज एक आई है, और मैंने अगर इमेज पे क्लिक करूं तो मैं google.com पे जा रही हूँ, है ना? ऐसे ही मैंने बनाया है। अब मैं अगर इसको जाके देखूं कोड पे, तो एंकर टैग के अंदर मैंने वो पाथ डाला हुआ है जहां पे मैं रीडायरेक्ट होना चाहती हूँ,
और दोनों एंकर टैग के बीच में हम वो लिंक या तो टेक्स्ट लिखते थे, अभी टेक्स्ट नहीं लिखना, इमेज लिखना है तो इमेज टैग का यूज किया आपने। सोर्स में आपने उस इमेज का नाम डाला है जिसको इमेज को आपको डिस्प्ले करना है पेज पे, और एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी डाला है, अगर आपकी इमेज नहीं है किसी वजह से तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। बाकी स्टाइल में आपने हाइट और विड्थ वगैरह जो भी डालना है डाला। तो ऐसा ही कुछ किया है आप लोगों ने भी, सबने ऑनलाइन में भी सबने? Yes, ma'am. चलिए ग्रेट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिव टैग वगैरह देख लिए थे, देखे थे क्या आप लोगों ने, है ना? तो डिव टैग बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं? ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। जितने अगर डिव बनाओगे तो डिव पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, बीच में नीचे आते जाएंगे स्टेप्स, है ना? तो ऐसा होता है। अगर आपने डिव में एक छोटा सा कुछ भी कंटेंट भी लिखा हुआ है तो भी वो पूरे विड्थ आपकी ब्लॉक करके रखेगा। आप जो दूसरा कंटेंट डालोगे वो नीचे ही नीचे आते जाएंगे, राइट? तो ये उसका एक ड्रॉबैक भी है, लेकिन आगे जाएंगे तो सीएसएस के थ्रू आपको पता चलेगा कि इस प्रॉपर्टी को हम मैनिपुलेट भी करेंगे आगे जाके। उसके बाद आपके पास क्या है, और एक चीज है जो आपको बताते हैं, ये एट्रीब्यूट्स आपको आते जाएंगे धीरे धीरे बीच बीच में, जहां जहां पे आएंगे हर टैग के साथ कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। तो वो सब मैंने आपको बोला है कि आप कॉपी के लास्ट पेज में एक पेज लिखो और उस पे जो भी एट्रीब्यूट्स आते जाएंगे ना वो लिखते जाओ धीरे धीरे। तो क्या होगा कि जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तब तक एक जगह पूरे एट्रीब्यूट इकट्ठे हो जाएंगे, है ना? अब जैसे कि यहाँ पे आपको जो स्टाइल दिख रहा है ना, यहाँ लिखा हुआ, ये एक तरह का एट्रीब्यूट ही है आपका, है ना? तो बट इसकी खासियत क्या है कि स्टाइलिंग के लिए यूज हो रहा है स्पेसिफिकली, है ना? तो सीएसएस का पार्ट है ये। जब आप सीएसएस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक तरह का सीएसएस का पार्ट है ये, ठीक? उसमें आपने दिया है बॉर्डर ब्लैक सॉलिड 10 पिक्सल। अगर आप ये नहीं देते ना तो क्या होता है कि डिव बन तो जाता है आपका लेकिन दिखता नहीं है। पर अभी तो हमको क्या है कि सिर्फ डिव को देखना था, इसलिए हमने ये दिया था, तो आपको एक बॉक्स बन के दिख रहा होगा, है ना? ये किया था सबने ना? अब जो ये होता है आपका स्पैन टैग है वो इनलाइन है। इनलाइन है मतलब वो लाइन का ऐसा नहीं है कि ये पूरी लाइन ब्लॉक करता है, ऐसे नहीं करेगा। अगर मैंने लिखा है आई एम इन और फिर स्पैन के अंदर कुछ डाला है तो स्पैन के अंदर क्या किया मैंने, 3RI लिखा है, और 3RI में अगर कुछ इंप्लीमेंट करना है तो मैंने वो स्पैन के अंदर लिख के लिख दिया। तो अब क्या होगा, सिर्फ 3RI में ये जो भी है मैंने डाला वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे भी नहीं जाऊंगी मैं, ठीक? तो ये मतलब है इसका। उसके बाद हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखे थे, देख लिए थे सबने सारे करके? फिर लिस्ट जनरेट करना भी देखा था, लिस्ट जनरेट करना देख लिया था सबने? बना ली थी लिस्ट? तो मैं इस खामोशी को हाँ समझूं? तो लिस्ट हमने कितने टाइप की देखी थी? 2 टाइप में देखी थी, है ना? ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट? ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, टैग OL, और अनऑर्डर्ड के लिए UL, है ना? और उनके अंदर लिस्ट टैग तो LI तो कॉमन ही रहता है, उसमें आप जितने एलिमेंट्स डालना चाहो डालो। उसके बाद आप इसमें टाइप एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो। किसमें कर सकते हो? ऑर्डर्ड लिस्ट में, है ना? तो ऑर्डर्ड लिस्ट में अगर आप बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं डालते तो क्या होता है, 1 2 3 4 मिलता है क्या? ये क्वेश्चन है कि अगर ऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप नहीं डालती तो क्या मिलता है? नंबर्स मिलते हैं क्या? क्या कहना है आपको इस बारे में? नंबर्स आते होंगे, ओके फाइन, ठीक है। पर ये सब प्रैक्टिस करके देखना है बार बार, है ना? तो ऑर्डर्ड लिस्ट में अगर बाय डिफॉल्ट आपने टाइप नहीं असाइन किया तो नंबर्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो टाइप असाइन कर सकते हैं। टाइप असाइन करने से जिस तरह का टाइप आपको चाहिए उस तरह का आपको मिल जाएगा, है ना? आपने अगर टाइप में इज इक्वल टू वैल्यू में सेट कर रहे हैं आप, क्या डबल अंडरस्कोर कर, सॉरी डबल कोट्स के अंदर आपने कैपिटल ए लिया है तो आपको सारी लिस्ट के जो आइटम है वो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D ऐसे मिल जाएंगे, है ना? और ये सब उसके टाइप थे, आप डालेंगे सब एक एक तो एक एक करके मिलेंगे आपको।
और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या करते था, क्या ऑप्शन थे उसमें हमारे पास, और नहीं डालते तो क्या मिलता था बाय डिफॉल्ट, बुलेट मार्क्स जो होता है ना, डॉट। अगर हमने कुछ नहीं असाइन किया है अनऑर्डर्ड लिस्ट में तो बाय डिफॉल्ट बुलेट मार्क्स मिलते हैं हमको, और अगर हमने डिफाइन करना है तो आप सर्कल स्क्वायर ऐसे वैल्यू डाल सकते हो तो वो आपको पॉइंट मिलेंगे करके। इतना हमने देख लिया था ये सब यहाँ तक, है ना। फिर कुछ बात हुई थी हमारी सिमेंटिक टैग्स के बारे में। सिमेंटिक टैग्स बेसिकली कहाँ से मिले हमको, HTML5 में मिले, है ना। ये कहते हैं कि बाय मतलब इनको आप यूज करो तो नेम से समझ में आएगा कि आप कहाँ पे क्या चीज कर रहे हो, है ना। हेडर सेक्शन मतलब आपको कुछ हेडिंग्स वगैरह डालना है तो आप हेडर में डालोगे। नेविगेशन का मतलब होता है नेविगेट करना, मतलब किसी के क्लिक पे किसी और पेज पे जाना, रीडायरेक्ट होना। जो आप होम, अबाउट अस ये सब देखते हो ना, वो सब नेविगेशन होते हैं। सेक्शन कुछ स्पेसिफिक पार्ट बनाया, उसमें कुछ डेटा डालना है, कुछ पैराग्राफ बनाना है, आर्टिकल, सेक्शन, असाइड, फुटर। फुटर का पार्ट इंपॉर्टेंट है। फुटर क्या होता है बेसिकली, जो नीचे सबसे लास्ट में नहीं है तब हर वेबसाइट के, कि कई बार ऐसा होता है कि हर पेज में फुटर पार्ट सिमिलर ही रहता है, नीचे लिखा रहता है कॉपीराइट और ये और वो कुछ कुछ करके लिखा रहता है, तो वो सब चीजें हम फुटर में डालते हैं। ओके, उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था CSS। तो याद है CSS किसी को, कुछ कोई बताएगा। ऑनलाइन में ठीक है, जैसे अभी स्टार्टिंग में हमारा डिस्कशन हुआ ही था कि CSS का यूज क्या हो रहता है बेसिकली हमारे पेज को स्टाइलिंग देने के लिए, है ना। तो वही काम है यहाँ पे इसका। अगर एक बेसिक से सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स कैसा होता है, जितने भी आप वहां टैग्स वगैरह यूज करते हैं ना, बॉडी सेक्शन में जो भी टैग्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं, वही सारे टैग्स जो रहते हैं वो यहाँ आके क्या बनते हैं, आपके सिलेक्टर बन जाते हैं, है ना। जैसे अगर मैंने वहां हेडिंग यूज की, अब मुझे हेडिंग को कुछ स्टाइल करना है, कि बाय डिफॉल्ट तो हेडिंग का क्या होता है, ब्लैक कलर से ही दिखती है ना। सपोज मुझे अगर कलर चेंज करना है हेडिंग का, जरूरी नहीं कि हर पेज पे आपको हेडिंग ब्लैक कलर की ही मिले, है ना। तो मुझे लगे कि अगर नहीं मुझे चेंज करना है तो फिर मैं क्या करूंगी, स्टाइलिंग प्रोवाइड करूंगी। बाय डिफॉल्ट जो डेटा है उसको चेंज करवा रही हूँ मैं स्टाइलिंग करके। बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर की मिलती है ना हेडिंग, कुछ और कलर की मिलती है क्या। ठीक। तो बेसिक एक सिंटेक्स कैसा रहता है लिखने का, जो ये H1 लिखा है ये मेरा सिलेक्टर है। सिलेक्टर का पर्पस ये है कि मुझे बताना है कि इस H1 पे जाके ये डेटा अप्लाई करो जो मैं बता रही हूँ। ठीक। उसके बाद करली ब्रैकेट्स लगाए, और करली ब्रैकेट्स के अंदर आपको जो प्रॉपर्टी देना है आप वो दे सकते हैं। और देने का तरीका कैसा है, प्रॉपर्टी लिखा, कोलन लगाया, वैल्यू किया, और भी प्रॉपर्टी देना है तो सेमी कोलन लगाइए, फिर प्रॉपर्टी लिखिए, वैल्यू लिखिए। ऐसे करके देने का तरीका है। अब एक चीज जो है खास वो ये है कि CSS का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो 3 तरीके से होता है ना। इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक। इनलाइन देख लिया था क्या हम लोगों ने करके, तीनों देख लिए थे। ओके, हाँ, कम इन, कहाँ रह गए थे आप। ओह ग्रेट, तुम्हें घर जाके याद आया। हाँ नहीं, आप समझ गए। ओके, कोई और बैच भी रहता है आज, कोई और क्लास थी पहले। ओके, तो 11 बजे से कितने बजे तक रहता है, और फिर उसके बाद हम लोग HR से ठीक। फाइन, नॉट ग्रेट। तो फिर लंच वंच सब लेके आती हो, क्योंकि यहीं पे 1 घंटे का लंच मिलता है ना। हाँ। Okay, okay. हम लोग अभी थोड़ा सा रिवाइज ही कर रहे हैं प्रीवियस क्लासेस को, है ना। मैं बीच में नहीं थी बन भी। ठीक, तो इनलाइन स्टाइलिंग याद है क्या होता है।
है ना। सेम पेज में भी क्या होता है, इनलाइन में आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में जाके ही स्टाइलिंग लिख देते हो, है ना। अभी आपने जो देखा था, जो स्टाइल यूज करके आप कर रहे थे ना, ये आपने देखा है, मैंने बोला था स्टाइल एट्रीब्यूट है, जो हम जाके देखेंगे जब हम CSS पढ़ेंगे तब, है ना। तो ये इनलाइन का मतलब है कि जहां रिक्वायरमेंट हो गई वहीं पे आपने लिख दिया, है ना। अब ये जो स्टाइलिंग है वो इस पर्टिकुलर इस H1 के लिए ही है। अगर मल्टीपल H1 भी होते हैं तो वो सिर्फ इसी पे इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि उसके अंदर ही लिखी है ना, उसी टैग के अंदर, है ना। तो ये पर्पस रहता है। और अगर आप बात करें तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसी की होती है। अगर और भी तरह के CSS इंप्लीमेंट हो गए तो सबसे इम्प्लीमेंट लास्ट वाला यही होगा, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है इसकी। उसके बाद बात करते हैं इंटरनल की। तो इंटरनल की क्या बात होती है खास, कि अगर आपको उसी पेज के डेटा के लिए है तो आप हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग लगा के लिख सकते हैं, है ना। तो अब क्या है कि मैंने बॉडी के अंदर ही, अगर मुझे इसी पेज के लिए सिर्फ स्टाइलिंग करना है तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करूंगी। तो मैंने हेड सेक्शन के अंदर ही स्टाइल करके लगाया है टैग, और उसके अंदर ही मैंने, अब जिस पे भी सिलेक्टर पे मुझे लगाना होगा उसको सिलेक्टर बनाऊंगी और उस पे मैं इंप्लीमेंट करूंगी CSS। डन। तो अभी यहाँ पे तो मुझे क्या, मैंने बॉडी पे ही लगा दिया पूरे। तो बॉडी पे क्या इंप्लीमेंट कर सकती थी, बैकग्राउंड कलर। तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। तो ये बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या हो गई, प्रॉपर्टी, और जो पिंक है वो क्या हो गई, वैल्यू, है ना। तो ये सब बैकग्राउंड कलर ये आपको लिख के रखना है पीछे, है ना। तो ये सब आपके धीरे धीरे करके पूरी प्रॉपर्टी CSS की इकट्ठी हो जाएंगी, है ना। कलर क्या हो गया, प्रॉपर्टी। मरून क्या हो गया, वैल्यू। और ये किस पे इंप्लीमेंट किया है मैंने, H1 पे। अब अगर यहाँ मल्टीपल H1 होते ना तो सारे H1 पे इंप्लीमेंट हो जाती। डन। तो H1 क्या हो गया मेरा यहाँ पे, सिलेक्टर, और ये मेरी प्रॉपर्टी और वैल्यू। डन। अब एक्सटर्नल CSS का क्या पर्पस है यूज करने का, इसमें तो काम चल रहा था, फिर एक्सटर्नल CSS का क्या करने का मतलब है। बेसिकली हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं ना, सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि कोड की लेंथ कम रहनी चाहिए, है ना। वो ज्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चीजें इंप्लीमेंट हो जाए छोटे से कोड से ही, है ना। तो अब एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या होगा, अगर आप देखिए तो बहुत सारे वेबसाइट्स में होता है, हेडर सेम होता है, फुटर सेम होता है, बीच का कंटेंट चेंज होता रहता है, ऐसा भी होता है ना। तो हम क्या करते हैं कि एक ही जगह पे CSS लिख लेते हैं, उसको मल्टीपल पेजेस पे लिंक करते रहते हैं, है ना। तो हर पेज में अगर सेम CSS यूज करना है तो सब में अलग अलग नहीं करेंगे, एक बार लिख के रखेंगे और बाकी सबको उस पर लिंक करेंगे, है ना। तो ये होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट का कंसेप्ट। अब लेकिन इसमें क्या होता है खास बात, कि अब इसमें आप पूरी की पूरी एक स्टाइलिंग के लिए अलग से फाइल बनाते हो, है ना। और उसको सेव कैसे करते हो, .css एक्सटेंशन के साथ। HTML से नहीं सेव करना अब उसको, है ना। उसमें सिर्फ CSS लिखी रहती है, इसलिए उसको .css एक्सटेंशन से सेव करते हैं। और जहां पे जिस फाइल में उसको यूज करना है वहां पे आपको लिंक टैग में उसको लिंक करना पड़ता है। तो लिंक हमारे पास एक टैग है जिसमें रिलेशन REL करके आपको एक एट्रीब्यूट है, जिसमें आपको लिखना पड़ता है स्टाइल शीट, क्योंकि स्टाइल शीट को ही करने वाले। टाइप में लिखना है टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, और HREF में रेफरेंस उस पेज का नाम जिसमें आपने CSS लिखी है। तो अगर सपोज मेरा mystyle.css है पेज, तो मुझे वो इससे लिंक किया है मैंने। डन। और ये मेरा एक दूसरा पेज है जिसपे मैंने ये वाली CSS को इम्प्लीमेंट करना है मुझे। ठीक। अब अगर मैंने इसका कोड कहाँ है mystyle.css का, ये है। इसमें मेरा क्या रहेगा, सारा का सारा सिर्फ CSS रहेगी। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना, कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना। आपको सीधे आपको जो भी एलिमेंट पे लगाना है वो एलिमेंट लिखो, कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ और प्रॉपर्टी लिख दो। तो ये सब किया था सबने। ठीक है। तो मुझे एक काम करो कि ये वाला एक्सटर्नल CSS का इम्प्लीमेंटेशन दिखा दो एक बार करके फटाफट। बनेगा एक हितेश, ट्राई करना है, चलिए फटाफट ट्राई करेंगे। अभी हुआ है 4:40, 4 मिनट बहुत है।
सब लोग ऑनलाइन वाले भी कर रहे हैं इम्प्लीमेंट? यस मैम। ठीक है, जैसे ही हो जाएगा तो बताएंगे सब लोग। कैसे फॉर्मेट वगैरह कुछ तो नहीं करवाया ना? तो फाइल जाती तो नहीं है किसी भी कीमत पे। ओके, यहाँ से क्लोज करो इसको और वहां पे जाके देखो एक बार जो प्रॉपर फोल्डर बना हुआ है। इसमें ये बनी है ना फाइल से, तो वहां पे क्या ओपन करना है फाइल? ओके, तो तुम 3RI वेब डिजाइनिंग फोल्डर ही ओपन कर रही हो ना? एक क्लोज करूँ क्या? ओपन फोल्डर है, फोल्डर बताओ कहाँ पे है तुम्हारा वो? ठीक है, इसमें ये वाला क्या? आ गई? डन। चलो ग्रेट, 1 मिनट पहले हो गया। और इम्प्लीमेंट होके दिखाओ पेज पे रन करके। यही दिया था CSS ब्लू कलर ही आने का था। हाँ, ठीक, बड़ी CSS बना लिया, ठीक है ठीक है, ओके फाइन, ठीक, दिखाती हूँ। CSS नाम से फाइल सेव की ना, .css लगाया, देखिए लिंक टैग में क्या लिखा है आपने। दिशा का हुआ? पुराना कोड तो निकाल के नहीं दिखाने वाली हो ना? क्या कंटेंट? हाँ ये ना, हाँ ये सब अभी सेम रहेगा। अपनी फाइल का बस नाम अपडेट करना है ना? डन। मैडम, हाँ, तो फोन का कलर चेंज किया है क्या, कि बैकग्राउंड भी चेंज हुआ है क्या? ओके, बैकग्राउंड भी चेंज हुआ है, लाइट ब्लू हुआ है। हाँ बोलिए प्रसादिनी, कुछ बोल रही हैं? प्रोग्राम होगा या नहीं मैम? प्रोग्राम हुआ है क्या, दिखाइए। ओके, स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ, स्क्रीन शेयर करिए।
ओके ग्रेट। ग्रेट, अभी दिखाओ स्टाइल शीट में क्या लिखा है तुमने, स्टाइल शीट 2 में। स्टॉप हुआ है अभी प्रसादिनी, आपका एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो रहा है प्रसादिनी, कलर चेंज हो रहा है, यस सब चीजें मैम। इम्प्लीमेंट हो रही है सीएसएस। मानसी आपका क्या स्टेटस है? हुआ मैम मेरा भी। स्क्रीन शेयर करोगी क्या एक बार? मैम मैं लेक्चर मोबाइल पे कर रही हूँ। ओके ठीक है। मेरे पास ना तो है mysite.css है, और इसको हटा देती हूँ। कुछ ऐसा। ऐसे ही कुछ सबका ऑनलाइन में भी ऐसे ही कुछ आ रहा है सबका। Yes, ma'am. Yes, यस same. मैम। चलो ग्रेट, एक एक्स्ट्रा ये आ रहा है मुझे, ये दिख गया। ठीक है। तो अब यहाँ तक बेसिक स्टाइलिंग तो सबको समझ में आ गई ना, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल, तीनों तरीके से बनेगा ना, आप सबको इम्प्लीमेंट करते जगह जगह जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां पे। चलिए ठीक है। ओके, अब बात ये है कि मैंने एक H1 लिखा है यहाँ पे, है ना। अब मैंने इसको सपोज कॉपी किया, this is heading 2, this is heading 3, this is heading 4, 1। अभी मैंने इसको कंट्रोल एस सेव किया। अब ये बात तो अच्छी है कि भाई एक बार लगाया और सब पे इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे हर बार सब में इम्प्लीमेंटेशन चाहिए ही हो। लेकिन क्योंकि मैंने क्या किया, H1 को ही सिलेक्टर बनाया है। H1 क्या है मेरा, एक टैग था, उस टैग को ही मैंने सिलेक्टर बना दिया है। अब मैं H1 में जो भी कुछ लिखूंगी, जितना पेज में जितनी बार H1 यूज करूंगी उतनी बार सारे कंटेंट में CSS इंप्लीमेंट हो जाएगी यही वाली। पर जरूरी नहीं है कि मुझे हर बार ऐसा हो, है ना। ऐसा नहीं होता, अगर न्यूज़पेपर का पेज देखो, जरूरी नहीं है कि सारी हेडिंग्स एक ही कलर से हो। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास और भी कुछ तरीके हैं सिलेक्ट करने के। तो वो है हमारा CSS सिलेक्टर्स। तो आप CSS सिलेक्ट करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, हम फ्यू ऑफ देम देख रहे हैं। एक होता है आईडी सिलेक्टर। तो आईडी सिलेक्टर सबसे जो मतलब दो खास बहुत होते हैं, एक आईडी सिलेक्टर होता है और एक क्लास सिलेक्टर होता है ना।
आईडी सिलेक्टेड में क्या होता है, बात खास क्या हो जाती है कि वो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। थोड़ा सा ये लिखिए, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। ऑनलाइन में मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना प्रॉपर? यस मैम यस। यस मैम। यस मैम। ओके, फटाफट लिखिए, फिर बताइए हो जाएगा तो फिर हम थोड़ा सा और लिखेंगे और फिर एग्जाम्पल देखेंगे। ये लिख लिया था? ओ तो बताइए सब लोग, आईडी सिलेक्टर हो गया था क्या? इम्प्लीमेंटेशन भी देखा था उसका? ओके, तो ऑनलाइन वाले ये तो हो गया है हम लोगों का। यस मैम, आईडी सेलेक्टर तक हो गया है मैम। ओके ठीक है, तो आईडी सिलेक्टर का आपने एग्जाम्पल भी देख लिया था? एग्जाम्पल देखा था? तो इसमें क्या हुआ था, सिर्फ हेलो वर्ल्ड पे इम्प्लीमेंट हुआ था, बाकी पे नहीं हुआ था क्या? ठीक है, ये आईडी सिलेक्टर का एक एग्जाम्पल है, इसको एग्जीक्यूट करके दिखाइए मुझे फटाफट। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप जरूर करिएगा, HTML5 वाला जो होता है डॉक्यूमेंटेशन, राइट? हुआ है, रन किया हुआ है सबके पास कोड? ठीक है, पैराग्राफ पे हुआ था, ठीक है, ओके। तो क्लास सिलेक्टर नहीं हुआ था, है ना? तो अब इसके बारे में लिखिए, फिर हम लोग बात करते हैं। मतलब आईडी सिलेक्टर से इतनी बात तो समझ में आई थी कि जिसमें आपने आईडी दी थी अब उसी पे इम्प्लीमेंट हुआ, बाकी किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, राइट? ठीक है, अब ये है दूसरा एक हमारे पास तरीका, क्लास सिलेक्टर। हाँ हो गया। अच्छा ओके, आपको कॉल आ रहा है क्या? ठीक है, मैं बता देती हूँ, ले आती हूँ। दिशा नाम है आपका?
तक जावा, ओके। साइमल्टेनियस भी चलते जाएगा, CSS भी और HTML भी, दोनों जब हो जाएंगे तो फिर हम जावास्क्रिप्ट रहेगा अकेला। हाँ फॉर्म। तो आपका सिर्फ टेबल ही हुआ है ना, टेबल जनरेट करते बनने लगा ना। स्पैन, कॉल स्पैन वगैरह देख लिए। आप काय पे एग्जीक्यूट कर रहे हो, VS कोड पे। डन, लिख के हो गया सबका। जो भी सिलेक्टर बनाते हो उनका यूज तो इंटरनल के लिए और एक्सटर्नल के लिए ही होता है ना। इनलाइन में तो झंझट ही नहीं है सिलेक्टर की, तो इसके अंदर ही लिखते हो आपको। ऑनलाइन में हो गया लिख के सबका। यस मैम। चलिए एग्जीक्यूट करके देख लिया। हो गया। ऋषभ क्या हुआ? हुआ।
होता है ना। तो आपको ये समझ में आया टेक्स्ट अलाइन क्या करता है? पोजीशन टेक्स्ट का चेंज करता है, राइट। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, लिख के रखते जाना है बैक पे ना, लास्ट पेज पे। तो क्या होगा, सारी प्रॉपर्टीज एक जगह मिल जाएंगी। क्योंकि क्या होता है, जब इतनी सारी हो जाती है ना, बाद में तो ध्यान नहीं रहता कौन सी केस से क्या हो रहा है, राइट। तो ये समझ में आ गया, राइट लेफ्ट सेंटर कर सकते हैं, ठीक। दोनों पे इम्प्लीमेंट हुआ है ना, जो भी क्लासेस थी हमने जिसमें दोनों में क्लास इम्प्लीमेंट की है, तो दोनों पे इम्प्लीमेंट हो गया। हुआ ऐसे आपका भी अनुराधा, ऑनलाइन में सबका? यस मैम। अब यहाँ पे एक और चीज आपको दिखने वाली है कि आप क्या कर सकते हैं, एक मिनट। अभी तक आपने देखा था कि दो एलिमेंट पे आप सेम क्लास इंप्लीमेंट कर रहे थे, है ना। मतलब आप मल्टीपल एलिमेंट पे सेम क्लास इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक क्लास बनाया और उस पे कुछ हमने सीएसएस लिखी और उसको जितने एलिमेंट्स पे H1 पे चाहिए तो H1 पे, P1 पे चाहिए तो P1 पे, सब पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, दो क्लासेस बनाओ तो दो क्लासेस भी किसी एक एलिमेंट पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, एक क्लास बनाई है सेंटर और एक क्लास बनाई है लार्ज, और इंप्लीमेंट किस पे कर रहे हैं, पैराग्राफ पे। तो पैराग्राफ पी डॉट सेंटर लिखा है मैंने, अभी तक सिर्फ डॉट करके लिख रही थी, अब मैंने क्या बताया कि पैराग्राफ पे इंप्लीमेंट करना है, इसलिए पी डॉट सेंटर। मतलब डॉट सेंटर तो क्लास का रिप्रेजेंटेशन के लिए हो रहा है, और पी मैंने बताया कि पैराग्राफ, तो पैराग्राफ पे लगाओ। अभी सेंटर में जो लिखा है वो कोड भी लगाओ, जो लार्ज में लिखा है वो कोड भी इंप्लीमेंट करो। और यहाँ पे आपका लिखने का तरीका कैसा है, बॉडी के अंदर आप कैसे लिखते हो, पी आपका टैग है, और जैसे आप क्लास यहाँ डिक्लेयर करते थे वैसे ही आपने क्लास क्या डिक्लेयर की है, दोनों क्लास डिक्लेयर कर दी, सेंटर भी और लार्ज भी। तो अब दोनों में जो स्टाइलिंग दी है वो आपके पैराग्राफ पे इंप्लीमेंट होनी चाहिए। तो पहले आप लोग इसको क्या करो, लिखो, रन करके देखो, बताओ मुझे कि दोनों इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं। एक मिनट। और चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ये कलर प्रॉपर्टी एकदम से समझ में आती है ना, इसको यहाँ पे लिख लो, कौन सा इसके साथ यहाँ पे, तो आपको एकदम समझ में आएगा कि इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। कलर प्रॉपर्टी का टास्क क्या है, क्या करती है वो, फॉन्ट का कलर चेंज करती है। जो HTML से स्टार्ट है वो आपका कोड है, और ये दो लाइन सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन है कि आप क्या कर रहे हो। मतलब जितनी मर्जी चाहे मल्टीपल क्लासेस आप किसी एलिमेंट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो।
नहीं हुआ? हुआ? उस पे दिख रहा है। हाँ, क्योंकि उसी पे लिखा है ना आपने नीचे। अभी आप ये हो जा रहा है तो सबका फिर बताती हूँ। ऑनलाइन में हो जाएगा, लिख के तो बताइए, फिर मैं भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूँ। कुछ दिक्कत आ रही है अनुराधा? हाँ, ठीक है, एक बार मैं देखूंगी। ऐसे ही लिखा है कोड की कुछ चेंज किया है? मतलब ठीक है, बाकी CSS वगैरह वैसे ही दिए। ऑनलाइन में हो गया सबका? यस एक मैम। मिनट। चलो, हो गया, एग्जीक्यूशन प्रॉपर हुआ। यस यस। आकाश का एजुकेशनल बैकग्राउंड इसका है क्या? कंप्यूटर साइंस का है क्या? BCA मैम, BCA। BCA, ओके। किस ईयर के पास आउट हो? सॉरी मैम। किस ईयर के पास आउट हो? अभी रिसेंटली पास आउट हो क्या? यस यस मैम, 23। ओके, ग्रेट। और बाकी दोनों का हुआ? प्रसादिनी का और यस उसका? मैं ही लास्ट रह गई हूँ क्या? हितेश का हो गया? हितेश, दोनों इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? मैडम, हाँ, बोलिए। प्रोग्राम हो गया है। डन हो गया? चलो, बढ़िया। दोनों चीजें इम्प्लीमेंट होके दिख रही हैं कोड पे। ओके। एग्जीक्यूशन होके दिख रहा है, एग्जीक्यूट जो भी हो रहा है वो।
ओके, तो हमने सेंटर क्लास लगाई है, सेंटर क्लास बनाई है, लेकिन हमने पैराग्राफ पे नहीं मतलब वो किया है ना, मतलब सिर्फ पैराग्राफ पे किया है, इसलिए ये इस पे सेंटर इम्प्लीमेंट होके नहीं दिख रही है हमको, इसका कंटेंट तो हमको प्रॉपर दिख रहा है, राइट, क्योंकि हमने इस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया है अभी, है ना। और जो पैराग्राफ में है उसमें हमने सेंटर इम्प्लीमेंट किया और उसी में हमने लार्ज भी इम्प्लीमेंट किया, तो लार्ज के अंदर से कोड हमको रेड करके मिल रहा है, और क्या हो रहा है, सेंटर में अलाइनमेंट भी मिल रहा है, दोनों पैरा, अच्छा, ओके। और अगर आपने पहला वाला जो लाइन नंबर 17 पे मेरा पैराग्राफ है, उस पे मैंने सिर्फ सेंटर इम्प्लीमेंट की है क्लास, तो सेंटर से सिर्फ मुझे टेक्स्ट अलाइन सेंटर मिला है ना, कलर चेंज नहीं हुआ है मेरा। कलर मेरा इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि इसमें अलाइनमेंट भी चेंज हुआ और कलर भी चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें मैंने दोनों क्लासेस इंप्लीमेंट की है। तो ऐसा ही कुछ आउटपुट मिल रहा है कि आप लोगों को भी, है ना। इस पे कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया, इसलिए ये अपना एज इट इज जहां था वहीं पे है, ठीक है। ऑनलाइन में भी ऐसे ही आउटपुट मिल रहा है सबको? यस मैम, सेम। यस मैम। चलो ग्रेट। मैम। अब जैसे सब जगह पे आपका कमेंट्स का कंसेप्ट है, यहाँ पे भी कमेंट्स का कंसेप्ट है ना। कमेंट लगाने का तरीका है आपका वैसे ही जैसा आपका HTML में है, लेकिन आप लोग कैसे कर लोगे, वैसे ही कर लोगे जो शॉर्टकट आपको पता है ना। तो आप सिर्फ कमेंट्स हेडिंग डाल लो और सिर्फ ये साइन बना के रख लो अपने पास। और करते समय तो आप ये अकेले अकेले नहीं करते, अपन तो सिलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, वो ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है ना, सभी लैंग्वेज में उससे हो जाता है। डन। चलो, ऑनलाइन में हो गया सबका? यस मैम। बेसिकली कमेंट्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होते, वो सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंटेशन पर्पज से हमारे पास रहते हैं, ठीक। अब हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में एक अलाइनमेंट तो देख लिया आपने, टेक्स्ट का कलर भी देख लिया, और भी कुछ चीजें हैं, वो सब एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे टेक्स्ट में क्या क्या काम किए जा सकते हैं। तो हेडिंग डाल लो टेक्स्ट अफेक्ट इन CSS, और उसके बाद एक एक प्रॉपर्टी लिखते जाएंगे और उसके एक्सपेक्टेड कैसा है, और फिर एक ही प्रोग्राम लिखेंगे, उसी में हम वेरिएशन कर करके देख लेंगे, है ना। सबसे पहले है आपके पास टेक्स्ट के लिए कलर। तो कलर का नाम देने का तो सबसे पहले है कि आप सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड नेम दे सकते हो, या फिर हेक्साडेसिमल वैल्यू दे सकते हो, या फिर RGB का कॉम्बिनेशन रहता है, रेड, ग्रीन और ब्लू का, उसके कॉम्बिनेशन से भी आप दे सकते हो। लेकिन अगर आप जैसे ही कलर लिखते हो तो वैसे ही आपको ऑप्शंस आने लगते हैं, आप जो भी सिलेक्ट करते हो उससे हो जाता है, ठीक है। तो ये हेक्साडेसिमल वाले नाम याद बात तो नहीं रहेंगे अपन को, अपन तो डायरेक्टली नाम से देते हैं, तो अपन को ऑप्शंस अपने आप आ जाते हैं। और ये तीनों चीजें लिख के रखिए कि ऐसे होता है।
है ना। तो याद रहेगा कि सिर्फ कलर जब आप यूज करते हो तो क्या कलर चेंज हो जाता है, फॉन्ट का कलर चेंज हो जाता है ना, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है। तो आप पूरा पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप सिर्फ इतना इतना भी लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा ना। सिलेक्टर के साथ ये लिखोगे तो इम्प्लीमेंट करते बनेगा ना नीचे, है ना। तो आप एग्जाम्पल में आप सिर्फ इतना इतना लिखोगे, ठीक। और फिर एक फाइनल का आखिरी कोड बनाएंगे, उसमें एक एक करके अपन एक एक एग्जीक्यूट करके देखेंगे, फिर कमेंट करेंगे, फिर एक एग्जीक्यूट करके देखेंगे, फिर कमेंट करेंगे, ऐसे करेंगे, है ना। बार बार पूरा कोड नहीं लिखेंगे, नहीं तो 6 महीने तक सीएसएस ही पढ़ते रहेंगे, राइट। डन। टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए अभी तो प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं ये तो सबको पता चल गया, अब सिर्फ प्रॉपर्टीज पता चल रही है, तो इम्प्लीमेंट करना तो पता है हमको कैसे करना है। डन। है ना, तीनों इम्प्लीमेंट करके बन जाएंगी। तो आप चाहिए तो इतना पार्ट बस लिखो कि H1 H2 H3 पे आपने इम्प्लीमेंट किया, फिर जब आप कोड लिखोगे तो तीनों को आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, बॉडी टैग में H1 H2 H3 बनाना और फिर उसमें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। जूम करूँ।
डन। ये भी बनेगा जस्टिफाई, है ना। अभी आपने लेफ्ट राइट को तो देख लिया, वैसे ही आप जस्टिफाई देख सकते हो। तो कभी आप जब किसी ब्लॉक में कोई चीज लिखते हो तो नहीं होता है वो, अगर स्ट्रेच करके भी उसको पूरा फिट बना देते हैं उस पे, वो हमारा जस्टिफाई करता है। टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन का बहुत अच्छा यूज तो वहां होता है कि जैसे अगर आपने लिंक अभी पढ़ा है ना, जो आपका दिस इज लिंक करके था और हम रीडायरेक्ट हो रहे थे, तो वो मोस्टली कैसे होता है कि ब्लू कलर से और एक अंडरलाइन करके आता है। तो जब उन सब चीजों को हमें हटाना होता है, हमें नॉर्मल टेक्स्ट दिस इज को शो करना होता है, तो फिर हम टेक्स्ट डेकोरेशन को क्या करते हैं, नन कर देते हैं। डन, ऑनलाइन में भी हो गया लिख के। इसमें तो इसका तो एग्जाम्पल भी थोड़ा सा लिख लेना तो याद रहेगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने क्या किया, एंकर टैग पे इम्प्लीमेंट किया है। क्योंकि एंकर टैग के साथ ऐसे होता है क्या कि आपको लिंक मिलती है तो ऐसे लिंक के फॉर्म में मिलती है। किसी भी चीज की अगर आप लिंक भी शेयर करते हो तो आपको याद है कि ब्लू कलर का हो जाता है और एक अंडरलाइन नीचे आ जाती है ना। तो अगर वो चीज को हमें रिमूव करना है तो टेक्स्ट डेकोरेशन बहुत काम आता है कि उसमें तो ऑलरेडी डेकोरेटेड है वो, उसके डेकोरेशन को हमें एंड करना है, मतलब खत्म करना है, हटाना है, रिमूव करना है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर मुझे गूगल अंडरलाइन करके मिलने वाला हो तो नहीं मिलेगा। अब एक ही प्रोग्राम में अभी जितनी पढ़ी है वो सारी इंप्लीमेंट करके मुझे दिखाना है फटाफट। अभी हुआ है 5:30, 4 मिनट में हो जाएगा सारे। ऑनलाइन में हो गया सबका लिख के।
अब आप लोग इतना सीख गए ना, तो अभी इससे आप लोग को क्या करना है, आज जाके ऐसे 3-4 पेजेस बनाना है ना, एक होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, और ऐसे एक आध और कुछ है ना। और उनके लिंक, मतलब आप उनके लिंक दोगे एक पेज में। एक जो फर्स्ट पेज बनाओगे, जो होम पेज होगा, उसको index.html बनाओ, या होम डॉट जो बनाना है बनाओ अभी फिलहाल। लेकिन मोस्टली किसी वेबसाइट का जो सबसे फर्स्ट पेज होता है ना, जो ऑटोमेटिकली आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, वो index.html होता है। तो क्या बनाना है ऐसा कि index.html में आपकी सारी लिंक्स शो होनी चाहिए। अबाउट अस, आपका क्या क्या होते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, करियर, ऐसे 2-4 बनाओ लिंक्स। और उन पे क्लिक करने पे आप उस पेज पे जाना चाहिए, है ना। तो वो पेज भी बनाना पड़ेंगे, है ना। और उस पेज पे जैसे ही जाओ, तो वहां पे एक हेडिंग शो होना चाहिए, दिस इज होम पेज, दिस इज। नहीं, टैब में नहीं, अभी तो आप जैसे ये गूगल का बनाया ना आपने लिंक, वैसे ही आपको अपने पेज का एड्रेस यहाँ पे डालो, और यहाँ पे उसका नाम लिखो। तो होम तो क्या है, हमें दिखने के लिए, आप होम के अंदर कोई भी पेज का एड्रेस डालना है डालो। लास्ट वीक कर लिया, दिखाओ किया है। दिखाओ कहाँ पे है, कैसे किया है। हाँ, अच्छा किया हुआ है क्या। उनको लिंक किया है ना, वही कह रही हूँ। हाँ ऑफ कोर्स। ओके, हाँ यही बोल रही हूँ करने को। दिखाएंगे क्या कोड एक बार मुझे। ओके ग्रेट। नहीं, एग्जीक्यूशन करके दिखा दो मुझे, तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ये तो CSS फाइल है। ग्रेट, वंडरफुल। ओके, हाँ यही बोल रही थी मैं करने को, ठीक है ना। ओके, करना क्लिक। ओके, मेल का, ओके ठीक है। कोड दिखाना है इसका। ये आइकन्स फिर किए हैं क्या, डाउनलोड किए हैं क्या। ओके, ओके, ओके। तो सारी फाइल्स यहाँ पे सब डाउनलोड करके रखी हुई है क्या। ये जो आपने सोर्स HRE, सॉरी, हाँ सोर्स में डाली है सोर्स, है ना, सब की है PNG फाइल। चलो ग्रेट, बढ़िया। तो अब ये जो होम वोम आपको सब देख रहे हैं अंडरलाइन के साथ, इन्हीं पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, तो उनके नीचे का वो जो लाइन आती है अंडरलाइन, वो नहीं दिखेगी। अंडरलाइन से प्रॉपर लिंक जैसे दिखते हैं ना। अभी धीरे धीरे जाके उनको बटन में बनाना है हम, क्योंकि आपको ऐसे थोड़ी लिंक जैसे थोड़ा दिखता है होम पेज। डन। बाकी की सारी प्रॉपर्टी हो गई यूज करके। हितेश, ओके। तो अभी जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से क्या होता है, ऑलरेडी जो डेकोरेटेड टेक्स्ट रहता है उसकी डेकोरेशन मतलब रिमूव हो जाती है, राइट।
वैसे ही अगर आप चाहो तो ओवरलाइन, लाइन थ्रू, अंडरलाइन ऐसे करके भी आप वैल्यूज हैं आपके पास जो आप प्रोवाइड कर सकते हो। आप टेक्स्ट डेकोरेशन, प्रॉपर्टी के साथ ये सब लिख के रखो तीनों, कि ये तीनों भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। चाहो तो घर जाके रन करके देखना कि तीनों के इफेक्ट कैसे जनरेट होते हैं। तो पहली वैल्यू क्या होगी, ऐसा नहीं है ना कि कुछ भी वैल्यूज दे सकते, वैल्यूज तो फिक्स है हमारे पास कि आप टेक्स्ट डेकोरेशन यूज करो तो नन दे सकते हो वैल्यू, तो ऑलरेडी अगर कोई डेकोरेटेड उसमें लगा हुआ है तो वो रिमूव हो जाएगा। फिर ओवरलाइन, अंडरलाइन, लाइन थ्रू, ये भी वैल्यूज हैं जो आप देखो और इनके इफेक्ट मुझे बताना कि क्या इफेक्ट आते हैं इनके। कौन सा? वो तो आप लोगों ने कर लिया जो मैंने बोला ऑलरेडी पिछली वीक में जो दिखाया अभी। हाँ हाँ हाँ, हुआ है क्या? अच्छा ओके, ठीक है। ठीक है, तो हाँ, ये 3 प्रॉपर्टी और लिख लीजिए टेक्स्ट डेकोरेशन की, और फिर सारे इम्प्लीमेंट करके बता दीजिए मुझे अभी। कितना टाइम लगेगा? 7-8 मिनट? एक स्टैंडर्ड डेडलाइन रखते हैं। नहीं होगा तो और टाइम इंक्रीज करेंगे, लेकिन ऐसे ही बोल दूं कि नहीं पूरी क्लास तक आराम से, तो आराम से चलता रहेगा, एक एक लाइन धीरे धीरे। डन। हाँ नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, इट्स ओके। एक स्टूडेंट था मेरा पैटर्न के बैच में, वो कुछ लिखने को तो वो बात करता रहता था बहुत देर तक, सारी क्लास का हो जाता था वो बात ही करता रहता था। फिर जैसे ही वो हो गया बड़े आगे, तो नहीं आप बात करिए, मैं कहा अरे मैं क्या, तुम इतनी तुम लिखते जाओ और बात सुनते जाओ, ऐसा रहता है ना। वो क्या होता है, ऐसे पढ़ाते पढ़ाते कुछ कुछ बीच में ध्यान आता जाता है ना, तो वो भी बताते जाते हैं बीच बीच में, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस भी रहते हैं कई बार ना। अभी तक जितना हमने आज पढ़ा है ना, अभी सीएसएस जितनी भी देखी है वो सारी इम्प्लीमेंट करना है सबको, ऑनलाइन को भी और ऑफलाइन भी कर रहे हैं सब लोग, तो करके बताइए जब हो जाएगा तो। हितेश कोई दिक्कत? बनेगा ना, बताना, कुछ दिक्कत होगी तो बोलना है। और तुम लेट आई थी तो तुम्हारा, अच्छा रिवाइज भी कर रहे थे तो कुछ छूटा नहीं है। ये सब प्रॉपर्टीज लास्ट पेज में से लिखते जाओ, ताकि एंड जब होगा ना तो आपकी पूरी सीएसएस की प्रॉपर्टीज। अब हमें क्या इम्प्लीमेंट करना तो पता है, प्रॉपर्टीज नहीं पता चलती, याद नहीं रहती, इतनी सारी हो जाएंगी कि बाद में याद नहीं रहेंगी फिर, है ना। तो ये सब एक जगह लिख के रखो तो पता रहेगा, अच्छा ये देने से ये होता है, ये देने से ये होता है ना। और अपने वर्ड्स में शॉर्ट करके डिस्क्रिप्शन लिख लो कि कलर से फोन पे अप्लाई होता है। नहीं तो बाद में बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर, इतने सारे कलर कलर देंगे, समझ नहीं आएगा कौन सा कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, राइट। ये वाले तीनों अप्लाई करके देख लिया, ये भी देख लिया, तुम्हारा भी हो गया। मैडम, हाँ बोलिए प्रसादिनी। प्रोग्राम होगा यही।
रन हो गया है, तो हाँ, देखूं मैं स्क्रीन एक बार। ओके। तुम देख रही थी क्या? ओवरलाइन, लाइन थ्रू और अंडरलाइन तीनों वैल्यूज देख लो और फिर करो। नहीं, स्टॉप हो जाएगा शेयरिंग। हाँ, ये भी तुमने स्टॉप कर दिया शेयरिंग। ओके। कोड तो दिखाया ही नहीं। कभी भी स्क्रीन शेयर ना हो रही हो या रिकॉर्डिंग नहीं हो रही हो तो याद दिलाना है, राइट? ओके, फाइन, ग्रेट। मुझे ब्राउजर पे कोड नहीं दिखा एग्जीक्यूट होके। ओके। रेड बटन से स्टॉप हो जाएगा शायद, फिर से की। आप ब्राउजर पे कोड नहीं देखती हो क्या, जैसे मैं देखती हूँ ब्राउजर पे जाके? हाँ, नहीं देखते हो? मेरे देखे रेड मैम। एक मिनट। हाँ। हम HTML का जो भी कोड करते हैं ना, वो हमें ब्राउजर पे जाके ही देखना पड़ता है ना, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा पेज पे क्या चीज कैसे डिस्प्ले हो रही है? मैडम, हाँ। टीम के प्रॉब्लम है मैडम। अच्छा, टीम्स में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? ओके, कोई इशू नहीं। बाकी मानसी का हुआ क्या? मानसी का कोई जवाब नहीं। आकाश, यस मैम, हो गया। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? अच्छा, अब देखिए आप प्रसादिनी, ऐसे ही आउटपुट जनरेट हुआ है आपको जैसे ये दिखा रहे हैं, यस मैडम। है यस ना? तो मैडम। ये है, आपको भी ऐसे ही हुआ है सबको? ठीक, चलिए। है ना, क्योंकि आउटपुट आपको ब्राउजर पे जाके देखना है सब चीजों के, तभी हमको फिर पता चलता है कि हमारे पेज पे कैसी चीजें डिस्प्ले हो रही हैं। हो गया आपका अनुराधा, सब डन अभी तक प्रीवियस सब? एक मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन।
डन। डन नितेश, अनुराधा, ऑनलाइन में हुआ सबका? यस मैम। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज रहती हैं हमारे पास। अब हमको क्या करना है, पूरा का पूरा कोड नहीं लिखना, सिर्फ क्या करना है, स्टाइलिंग इतना पोर्शन को बस लिख के रखना है ना, तो हमको पता रहेगा कि हम कैसे कर सकते हैं। और ये जो बनाया है अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज, ये क्या है? क्लासेस हैं। ग्रेट, वंडरफुल, है ना, सबको समझ में आ रहा है इसका मतलब? मतलब इतना बुरा नहीं पढ़ा रही हूं मैं। वैसे मेरा एक बार सी का बैच था और कंटेंट रिव्यू होता है ना, तो उसमें मैडम ने कंटेंट रिव्यू के लिए, दूसरे टीचर मतलब आते हैं कंटेंट रिव्यू करने के लिए, उन्होंने कंटेंट रिव्यू किया और बच्चे से पूछा ये क्या होता है, ये क्या होता है, और सारे बच्चों ने आंसर दिए। मैंने कहा आज तो बिल्कुल मेरा बहुत अच्छा दे रहा है कि मतलब सारे बच्चे पढ़ के आए थे अच्छे से, और वो मुझे लगा कि अच्छा है। बच्चों के रिस्पॉन्स से पता चलता है ना कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात थी कि क्लास के सारे स्टूडेंट्स ने आंसर किए। नहीं, अभी तो आप अलग अलग में दोनों, तब तो आपको ये ट्रांसफॉर्म क्या हुआ ये पता चलेगा ना, इसलिए अभी अलग अलग क्लास बनाओ, जैसे मैंने बनाया है देखिए, है ना, अलग अलग बनाया, और सब में टेस्ट आप अपनी मर्जी के हिसाब से दो जैसा देना है। चलिए, ऑनलाइन में हो गया सबका लिख के? यस मैम, हो गया। चलो, एग्जीक्यूशन हो गया।
हो गया? डिफरेंट समझ में आ रहा है? कैपिटलाइज में क्या हुआ है? है ना? हर ईच वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो गया? कैपिटल हो गया। ऑनलाइन में भी सबको ऐसे आउटपुट आ रहा है? यस मैम। ठीक है, मानसी को? यस मैम। यस मैम। चलो ग्रेट, बढ़िया। एक छोटा सा ये और करते हैं, फिर क्लास एंड करते हैं। टेक्स्ट इंडेंटेशन। एक मिनट। हाँ, प्रॉपर्टी का नाम क्या है? टेक्स्ट इंडेंटेशन। डन। इम्प्लीमेंट करने का तरीका कैसा है कि आपने टेक्स्ट इंडेंट कोलन लगाओ और जितना पिक्सल में आपको डालना है डालिए, राइट? तो आपका क्या होगा? फर्स्ट लेटर जो रहता है लाइन का, वो थोड़ा सा स्पेस देके आएगा, है ना? जो भी स्पेस आप इतने यहाँ पे डिफाइन करोगे। यस ऑफ कोर्स, है ना? ऐसे जैसे पैराग्राफ के पहले थोड़ा सा स्पेस होता है फर्स्ट लाइन में, बाकी तो फिर इनिशियल स्टार्ट होता है।
कुछ प्रॉपर कंटेंट डाल देना। यहाँ पे रैंडम कंटेंट कुछ भी डाल दिया है मैंने। डन, इम्प्लीमेंट करके देख लिया। चलो, ऑनलाइन में भी हो गया सबका। टेक्स्ट इंडेंट नाम है ना? यस मैम। यस मैम। अभी जो भी कुछ पढ़ा है ना उसको थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करना है ना। अलग अलग पैराग्राफ बनाओ, अलग अलग इमेजेस बनाओ, उसमें कुछ मीनिंगफुल कंटेंट डालो, है ना। अभी तो हम लोग सिर्फ पढ़ने के लिए कुछ भी कंटेंट डाल लेते हैं, राइट। कुछ मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करना है अब। ठीक है, आप इतने सारे पेजेस बनाना सीख गए, लिंक करना सीख गए, उस पेजेस पे जाना सीख गए, तो उन पेजेस पे कुछ कोडिंग करो, है ना। यहाँ वहां से कंटेंट कॉपी करके डालो कि कुछ रिलेवेंट दिखे, कुछ वैल्यूएबल दिखे, है ना। ऐसे नहीं कि जस्ट सब करते जा रहे हैं और कुछ आउटपुट नहीं आना चाहिए, है ना। आप वेबसाइट वगैरह देखते हो तो एक रफ आइडिया तो है कैसे बनती है। कोई एजुकेशनल पोर्टल देखो, उसमें कैसे कंटेंट डाला हुआ है, ब्लॉग कैसे डले हुए हैं, वैसे करके कुछ डिजाइन करने की धीरे धीरे कोशिश करना है ना। ठीक है, तो आज के लिए मीटिंग एंड करें यहीं पे, कल मिलें। ओके मैम। चलिए, बाय एवरीवन। ओके बाय मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम।